नमस्कार, मैं हूं कंचन बर्मन और आप देख रहे हैं द क्वेस्ट। चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की कुछ अहम खबरों पर। आरजीकर केस, ममता सरकार ने हाई कोर्ट से की दोषी के लिए फांसी की मांग। 9 अगस्त 2024 को होने वाले आरजीकर रेप और मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय को सियालदह की सत्र अदालत में उम्र कैद की सजा सुना दी है। साथ ही साथ 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाने के बाद 24 घंटे के भीतर पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए कोलकाता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। सियालदह अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने संजय रॉय को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए कहा कि यह दुर्लभतम मामला नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वह आजीवन कारावास की सजा से संतुष्ट नहीं है और मंगलवार को दोहराया कि वह सजा से संतुष्ट नहीं है और अघन्य अपराधों के लिए कठोर दंड की वकालत करी है। उन्होंने मालदा जिले में कहा, आरजीकर मामले में हमने मृत्यु दंड की मांग की थी। यदि कोई राक्षस है तो समाज मानवता कैसे दिखा सकता है? समाज को हमारी माताओं और बहनों के प्रति मानवीय बनाया जाना चाहिए। सीबीआई के वकील ने दलील देते हुए फांसी की मांग की और मामले को दुर्लभ बताया। पीड़िता ट्रेनी डॉक्टर के परिवार ने भी दोषी के लिए उच्चतम सजा पाने की मांग की है। इस मामले का फैसला मुकदमा शुरू होने के 57 दिन बाद 18 जनवरी 2025 को सुनाया गया है। जज अनिर्बान दास ने संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता बीएनएससी की धारा 64, बलात्कार के लिए सजा 67, मृत्यु का कारण बनने के लिए सजा और 103 हत्या के तहत दोषी ठहराया है। तो चलिए अब कोलकाता से बढ़ते हैं दिल्ली की तरफ। दिल्ली चुनाव, भाजपा ने स्नातकोत्तर तक मुफ्त शिक्षा का वादा किया। दिल्ली विधानसभा चुनावों के करीब आते ही भाजपा ने अपने दूसरा घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें मुख्य रूप से कल्याणकारी योजनाओं पर जोर दिया गया है। पार्टी ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को 15,000 रुपए की एक मुश्त सहायता देने का वादा किया है। इसके अलावा ऑटो और टैक्सी चालकों के साथ साथ घरेलू सहायकों के लिए भी सहयोगी योजनाओं पेश करने का आश्वासन दिया गया है, जिसमें 10 लाख रुपए का बीमा और 5 लाख रुपए का दुर्घटना कवर शामिल है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए घोषणा पत्र में अनियमितताओं की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम एसआईटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। ये योजनाओं जनता को व्यावहारिक राहत देने और मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाई गई है। वरिष्ठ नेता ठाकुर ने कहा कि यदि पार्टी सत्ता में आती है तो इन सभी मामलों की जांच कराई जाएगी। उन्होंने घरेलू महिला कामगारों के लिए 6 महीने के मातृत्व अवकाश की भी घोषणा की। भाजपा के संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा करी कि पार्टी यूपीएससी और राज्य स्तरीय प्रतियोगियों को परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को 15,000 की एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। साथ ही साथ परीक्षा शुल्क और यात्रा खर्च की भरपाई भी 2 बार की जाएगी। इसके अतिरिक्त भाजपा ने भीमराव अंबेडकर वजीफा योजना के तहत आईटीआई और पॉलिटेक्निक जैसे तकनीकी पाठ्यक्रमों में पढ़ाई कर रहे अनुसूचित जाति के छात्रों को हर महीने 1,000 की छात्रवृत्ति देने का वादा किया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र को देश के लिए खतरनाक बताया तथा ये कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो वह मुफ्त शिक्षा बंद कर देगी और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं खत्म कर देगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। केंद्र के आमंत्रण पर 121 किसानों ने अनशन तोड़ा, प्रदर्शन की योजना स्थगित। किसान मजदूर मोर्चा के एमएम ने सोमवार को केंद्र सरकार से प्रदर्शनकारी किसानों के साथ 14 फरवरी को प्रस्तावित बैठक को जल्द आयोजित करने का अनुरोध किया। साथ ही किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से अपना अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त करने की भी अपील की।
संगठन ने 21 जनवरी को दिल्ली कूच करने की योजना को फिलहाल 26 जनवरी तक स्थगित करने की घोषणा करी है। ये संगठन संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के साथ मिलकर पिछले 11 महीनों से खनौरी और शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। जगजीत सिंह ने 26 जनवरी से खनौरी बॉर्डर पर किसानों की मांगों के समर्थन में भूख हड़ताल शुरू की थी। शनिवार को सरकार ने प्रतिनिधित्व मंडल ने उनसे मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने चिकित्सा सहायता लेना स्वीकार किया है। हालांकि जगजीत सिंह ने स्पष्ट किया कि जब तक किसानों की सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती, वह अपना अनशन समाप्त नहीं करेंगे। रविवार को भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर के महासचिव काका सिंह कोटरा ने बताया कि खनौरी बॉर्डर पर जगजीत सिंह के समर्थन में भूख हड़ताल कर रहे 121 किसानों ने अपना अनशन समाप्त कर लिया। उन्होंने कहा, पंजाब के 111 किसानों ने 15 जनवरी को भूख हड़ताल शुरू की थी और अगले दिन हरियाणा के 10 किसान भी इसमें शामिल हुए। शनिवार रात डल्लेवाल जी ने चिकित्सा सहायता लेना शुरू किया, जिसके बाद हमने किसानों से अनशन समाप्त करने की अपील की। रविवार को सभी 121 किसानों ने संतरे का रस लेकर भूख हड़ताल समाप्त कर दी है। एसकेएम ने सोमवार को भाजपा सांसदों और नेताओं के घरों और दफ्तरों के सामने धरना स्थगित करने की घोषणा की है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। सरकार ने गुड समरिटन्स के लिए पुरस्कार 5,000 से बढ़ाकर 25,000 करने का किया है फैसला। इस निर्णय का उद्देश्य आपात स्थितियों के दौरान जीवन बचाने में समय पर सहायता को पहचानना और बढ़ावा देना है। एक अच्छा सामरी व्यक्ति वह होता है जो दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल सहायता प्रदान करता है, जैसे कि उन्हें अस्पताल में ले जाना या ये सुनिश्चित करना कि उनके बदले में वह कुछ भी उम्मीद नहीं कर रहे हैं। ये पहल जरूरतमंद लोगों की सहायता करते समय जनता के बीच भय या हिचकिचाहट को दूर करने का प्रयास है। परिवर्तन की घोषणा करते हुए अधिकारियों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बढ़े हुए पुरस्कार देश के सड़क सुरक्षा उपायों को मजबूत करने और चिकित्सा देखभाल में देरी के कारण होने वाली मौतों को कम करने के प्रयासों का हिस्सा है। विशेषज्ञों और सड़क सुरक्षा अधिकारियों ने इस निर्णय की प्रशंसा करते हुए इसे सही दिशा में एक कदम बताया है। एक प्रमुख सड़क सुरक्षा संगठन के एक प्रवक्ता ने कहा कि ये वृद्धि अधिक लोगों को आपात स्थितियों के दौरान आगे आने और बिना किसी हिचकिचाहट के कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी। नागरिक अधिकारियों द्वारा उल्लेखित सरल प्रक्रियाओं का पालन करके पुरस्कार का दावा कर सकते हैं। सरकार ने इस पहल के बारे में जनता को सूचित करने और व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता अभियान भी शुरू किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं ऐसी खबर की ओर जिसने लोगों के होशों को उड़ा दिया है। गणतंत्र दिवस परेड अभ्यास के लिए एआई का उपयोग कर रही है पुलिस। दिल्ली पुलिस गणतंत्र दिवस परेड प्रथाओं को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित उन्नत तकनीक का उपयोग कर रही है। हर साल गणतंत्र दिवस परेड भारत में एक भव्य कार्यक्रम है जो देश की ताकत और संस्कृति को प्रदर्शित करता है। इतने बड़े पैमाने पर आयोजन की तैयारी के लिए सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण है। इस वर्ष गतिविधियों की निगरानी करने, भीड़ का प्रबंधन करने और समग्र सुरक्षा प्रदान करने के लिए एआई उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। परेड मार्ग के प्रमुख बिंदुओं पर एआई के साथ स्मार्ट कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे असामान्य व्यवहार का पता लगा सकते हैं, गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं और यहाँ तक कि अनदेखी वस्तुओं की पहचान भी कर सकते हैं। इससे पुलिस को किसी भी संदिग्ध गतिविधि के मामले में तेजी से कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। ये संभावित चुनौतियों की भविष्यवाणी करने के लिए पिछले घटनाओं के आंकड़ों का विश्लेषण करने में भी मदद करता है। उदाहरण के लिए ये उन क्षेत्रों की पहचान कर सकता है जहां भीड़ जमा होने की संभावना है या जहां यातायात भीड़ हो सकती है। इससे पुलिस को बेहतर योजना बनाने में और बलों को अधिक कुशलता से तैनात करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त हवाई निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है, जिससे पुलिस को पूरे परेड क्षेत्र का स्पष्ट दृश्य मिलता है। एआई संचालित प्रणालियों यातायात के प्रबंधन और वाहनों और पैदल चलने वालों के लिए सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने में भी मदद कर रही है।
एआई का उपयोग करके दिल्ली पुलिस सुरक्षा उपायों का आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रही है। इस तरह के प्रयासों से बिना किसी चिंता के गणतंत्र दिवस समारोह का आनंद लिया जा सकता है। तो चलिए दोबारा रुख करते हैं दिल्ली की ओर। केजरीवाल की स्वच्छता श्रमिकों के लिए संयुक्त आवास योजना। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में सफाई कर्मचारियों को सस्ते घर उपलब्ध कराने के लिए एक आवास योजना की घोषणा करी है। इस पहल का उद्देश्य सफाई कर्मचारियों की कड़ी मेहनत को पहचानना और उनके जीवन में स्थितियों में सुधार करना है। ये योजना न्यूनतम लागत पर गुणवत्तापूर्ण आवास प्रदान करने पर केंद्रित है। सरकार आधुनिक सुविधाओं से लैस घरों के निर्माण के लिए निजी बिल्डरों और आवास एजेंसियों के साथ सहयोग करेगी। इन घरों में स्वच्छ पानी, उचित स्वच्छता और पर्याप्त रहने की जगह जैसी बुनियादी सुविधाएं होंगी। सफाई कर्मचारी अक्सर खराब और असुरक्षित परिस्थितियों में रहते हैं। इस योजना का उद्देश्य उन्हें और उनके परिवारों को सुरक्षित और स्वच्छ आवास सुनिश्चित करके एक सम्मानजनक जीवन देना चाहता है। ये शहर के लिए आवश्यक सेवाएं देने वालों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार की पहल है। केजरीवाल ने इस बात पर जोर दिया कि सफाई कर्मचारी शहर की स्वच्छता की रीढ़ है और बेहतर जीवन स्थितियों के हकदार है। ये पहल समावेशिता और उनके योगदान के प्रति सम्मान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह आवास योजना एक सकारात्मक कदम है जो अन्य राज्यों को सफाई कर्मचारी के कल्याण को प्राथमिक देने और समाज के लिए उनकी अमूल्य सेवा को स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर सकती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। यूएस WHO के साथ संबंध काटता है, दो लिंग स्टैंड की पुष्टि करता है। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उन्होंने कहा कि अमेरिका का स्वर्ण युग अभी शुरू हो रहा है और घोषणा की कि यूएस सरकार आधिकारिक तौर पर केवल 2 लिंगों को मान्यता देगी, पुरुष और महिला। इस कार्रवाई ने LGBTQ वकालत समूहों के बीच महत्वपूर्ण चिंता पैदा कर दी है। मानवाधिकार अभियान ने कार्यकारी आदेश की आलोचना करते हुए कहा कि यह ट्रांसजेंडर और गैर द्विआधारी व्यक्तियों के अधिकारों और मान्यताओं को कमजोर करता है। वे अन्य नागरिक अधिकार संगठनों के साथ मिलकर विधायी और न्यायिक मार्गों के माध्यम से इन उपायों को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप ने अमेरिकी नागरिकता के अर्थ और मूल्यों की रक्षा शीर्षक से कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुए बच्चों के लिए उन माता पिता के लिए जन्मसिद्ध नागरिकता को समाप्त करता है जो या तो अनिर्दिष्ट अप्रवासी है या अस्थायी वीजा धारक है। जवाब में डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया और सैन फ्रांसिस्को शहर के साथ 22 राज्यों ने आदेश को चुनौती देते हुए मुकदमे दायर किए हैं। ये तर्क देते हुए कहा कि ये 14वें संशोधन का उल्लंघन करता है। कानूनी विशेषज्ञ व्यापक रूप से आदेश को असंवैधानिक के रूप में देखते हैं। 1898 के सर्वोच्च न्यायालय के मामले संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम वॉक किम ऑर्क का संदर्भ देते हुए जिसने जन्मसिद्ध नागरिकता को बरकरार रखा। इसके अलावा ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से संयुक्त राज्य अमेरिका की वापसी शुरू करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। यह निर्णय WHO द्वारा कोविड-19 महामारी से निपटने की आलोचना और संगठन के भीतर राजनीतिक प्रभावों पर चिंताओं पर आधारित था। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ये कदम महत्वपूर्ण स्वास्थ्य डेटा और संसाधनों तक पहुंचने को सीमित करके राष्ट्रीय और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा देने से समझौता कर सकता है। तो चलिए अब अगली खबर को ध्यान से सुनते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा कि वह भारत से अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयास जारी रखेगी और आवश्यकता पड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग करेगी। बांग्लादेश के कानूनी सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा कि अगर भारत हसीना को वापस भेजने से इनकार करता है तो यह प्रत्यर्पण संधि का उल्लंघन होगा।
उन्होंने कहा कि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और अगर आवश्यक हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की भी मांग करेगी। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना ने इस्तीफा देकर भारत में शरण ली थी। तब से वह भारत में ही रह रही है। बांग्लादेश सरकार ने उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। यूनुस सरकार लगातार भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। बांग्लादेश ने 23 दिसंबर को भारत से इस संबंध औपचारिक अनुरोध भेजा था, लेकिन भारत ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। तो चलिए अब जानते हैं खेल की दुनिया की कुछ मुख्य खबरें। भदौरिया और राधिका प्रसाद का शानदार प्रदर्शन। इंग्लैंड को 79 रनों से हराकर भारत ने दिव्यांग चैंपियंस ट्रॉफी जीती। मंगलवार को भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर चुनौतीपूर्ण 197 रन बनाए। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड को 118 रनों पर समेट दिया। मैच में भदौरिया और राधिका प्रसाद का उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिला। भदौरिया ने 40 गेंदों पर 142.5 के स्ट्राइक रेट से 73 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 5 छक्के शामिल थे। गेंदबाजों में राधिका प्रसाद ने 3.2 ओवर में 19 रन देकर 4 महत्वपूर्ण विकेट झटके। उनके साथ कप्तान विक्रांत कैनी ने 3 ओवर में 15 रन देकर 2 विकेट और रविंद्र सेंट ने 4 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेट लिए। विक्रांत ने कहा कि दिव्यांग चैंपियंस ट्रॉफी में इस अविश्वसनीय टीम की अगुवाई करना और उसे जीत दिलाना मेरे करियर का सबसे गौरवपूर्ण क्षण है। प्लेऑफ से लेकर फाइनल तक इस टीम ने अपनी प्रतिभा और जज्बे का शानदार नमूना पेश किया। हर खिलाड़ी ने इस उपलब्धि पर योगदान दिया है। ये ट्रॉफी सिर्फ हमारी नहीं है, बल्कि हर उस दिव्यांग व्यक्ति की है जिसने कभी भारत के लिए क्रिकेट खेलने का सपना देखा है। मुख्य कोच रोहित जलानी ने कहा कि हमारे खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान गजब का जज्बा दिखाया है और चुनौती का डटकर सामना किया। हमारी ये जीत चैंपियन बनने के कारण ही नहीं, बल्कि हमारी टीम के जीत के जज्बे और लगन के कारण भी विशेष है। दिव्यांग क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया के आधिकारिक हैंडल ने एक्स पर साझा किया एक ऐतिहासिक जीत। टीम इंडिया ने पीडी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने के लिए इंग्लैंड को 79 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। टीम वर्क, दृढ़ संकल्प और कौशल का एक असाधारण प्रदर्शन। तो चलिए बढ़ते हैं अब आखिरी खबर की ओर। ग्रैंड स्लैम ग्लोरी के लिए जोकोविच की भूख। इतिहास के महान टेनिस प्लेयर में से एक नोवाक जोकोविच को सफलता के लिए उनकी भूख के लिए जाना जाता है। अपने बैग में पहले से ही रिकॉर्ड संख्या में ग्रैंड स्लैम खिताबों के साथ जोकोविच के धीमा होने के कोई संकेत नहीं दिखते हैं। खेल के प्रति उनका जुनून, मानसिक दृढ़ता और सुधार जारी रखने की इच्छा उन्हें दुनिया में एक भयंकर प्रतियोगी बनाती है। ग्रैंड स्लैम खिताबों के लिए जोकोविच की भूख टेनिस के लिए उनके गहरे प्यार और सर्वश्रेष्ठ बनने के उनके अभियान से उपजी है। कम उम्र से ही उन्होंने खेल में इतिहास बनाने का सपना देखा था और अब वह रोजर फेडरर और राफेल नडाल जैसे दिग्गजों के साथ कंधों से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उनके द्वारा खेला जाने वाला हर मैच, विशेष रूप से ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में, उनका दृढ़ संकल्प और ध्यान का प्रदर्शन करता है। जो बात जोकोविच को अलग करती है वह है चुनौतियों से पार पाने की उनकी क्षमता। चाहे वह कठिन प्रतिद्वंदी हो, चोटें हो या तीव्र दबाव हो, वह जीतने का रास्ता खोज लेते। उनकी फिटनेस, कौशल और अनुकूलन क्षमता उन्हें सभी सतहों, हार्ड कोर्ट, मिट्टी और घास पर एक कठिन प्रतिद्वंदी बनाती है। अपने नाम पर कई रिकॉर्ड होने के बावजूद जोकोविच की भूख कम नहीं हुई है। उनका लक्ष्य अधिक रिकॉर्ड तोड़ना और सर्वकालीन महान खिलाड़ियों के रूप में अपनी विरासत को मजबूत करना है। उनका समर्पण दुनिया भर के प्रशंसकों को प्रेरित करना है और युवा खिलाड़ियों को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करना है। जब तक जोकोविच की ग्रैंड स्लैम खिताबों की भूख जारी है, टेनिस प्रशंसक इस उल्लेखनीय चैंपियन से रोमांचक प्रदर्शन और अलौकिक क्षणों की उम्मीद कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज
वीडियो को समाप्त करते हैं। जुड़े रहिए हमारे चैनल द क्वेस्ट के साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए। धन्यवाद।